हैं कि बर्फपात होना, बिजली गिरना जिसको कहा जाता है आकाश से। तो ये क्या होती है, जिसको लाइटिंग स्ट्राइक भी कहा जाता है इंग्लिश में। लाइटिंग स्ट्राइक या थंडर वार्निंग के समय, गर्जन के समय देखते होंगे कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है बिजली। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे उत्पन्न कब होती है, क्या वजह है ये उत्पन्न होने का। इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलते हैं आज वीडियो को आगे की ओर ले जाते हैं। मान लेते हैं क्या होता है कि जब ये क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, जैसे हम लोग का तालाब हो गया, नदी हो गया, तालाब, नदी, महासागर आदि से जब धूप पड़ती है तो भाप बन के वहाँ का पानी आकाश में चली जाती है, आसमान में चली जाती है, यानी कि ऊपर की ओर उड़ने लगती है भाप बन के। तो क्या होता है, जब वो ठंडा हो जाती है तो बादल का रूप ले लेती है। बादल का रूप लेने के बाद वो अधिक ठंडा हो जाती है तो बर्फ का भी रूप हो जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अधिक ठंडा करते हैं तो वो अब उसके जो कण होते हैं सटने लगते हैं। तो भाप का जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अगर यदि ठंडा हो जाता है तो सटने लगते हैं और वह एक बर्फ का रूप ले लेता है। क्यों ठंडा हो जाता है ऊपर, जो हम धरती के सरफेस धरती के पृष्ठ से अगर यदि हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटने लगता है, तापमान घटने लगता है, इसलिए ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाती है। तो ये जो बादल का रूप लेता है इसमें चार्ज हो जाता है, प्रत्येक चीज में चार्ज उपस्थित होता है। तो इसमें प्लस 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 चार्ज और नीचे की ओर इसका माइनस माइनस चार्ज होता है। अब चलते हैं कि हम लोग जो लाइटिंग होता है कितना तरह से उत्पन्न होती है। एक तो होता है बादल के अंदरों पे चार्ज के टक्कर होने से लाइटिंग उत्पन्न होती है। इसके चार्ज टकराएंगे आपस में इस बादल के अंदर अगर, तो इससे भी लाइटिंग, तो ये हमारे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, बादल में थोड़ा थोड़ा चमकीली जैसा दिखाई देती है, यही घटना को दिखाती है। लेकिन ये होता है इसमें आवाज़ भी नहीं आता। अब देखते हैं क्लाउड बादल में टकराना। ये बादल और ये बादल, ये दोनों टकराएंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो टकराने से आवाज़ होता है, चमक भी आती है। लेकिन ये जब गिरती है टकराने के बाद तो ये गोला के रूप में गिरती है, इस तरह का गोला के रूप में गिरती है। ये गोला का रूप में गिरती है, छोटा टुकड़े चिंगारी के रूप में गिरती है। जब क्लाउड टू क्लाउड बादल टू बादल जब टकराते हैं, इस तरह से जो लाइटिंग उत्पन्न होती है, यानी कि तड़ित उत्पन्न होता है, यानी कि ये बादल ये जो तड़ित उत्पन्न होती है, इस तरह की गर्जन उत्पन्न होती है, लाइटिंग उत्पन्न होती है। ये मुख्य रूप से दो बादलों के टक्कर से होती है, तो वो टुकड़े टुकड़े हिस्से में बढ़ जाती है, टुकड़े टुकड़े रूप में ही गिरती है घर्षण होने से, दो बादलों के घर्षण होने से। ये आवाज़ करता है, इफेक्टिवफुल है, इससे ज़्यादा और इफेक्टिवफुल है अब इस तरह के बादल। ये क्या होता है, क्लाउड टू बादल टू ज़मीन से ये टकराती है, ये ज़मीन के से क्या होता है कि इसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है प्लस और ये इसका माइनस, तो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों, जब इसमें हलचल पैदा होती है, तेज तूफान वगैरह चलने लगती है तो इसमें अट्रैक्शन हो जाती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये इस तरह का जब होता है ग्राउंड से, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये बादल तो यहाँ टकराया, उत्पन्न तो हुआ, लेकिन इसका जब टकराने के बाद ये ज़मीन की ओर जाती है, धरती की ओर जाती है, तो धरती का जो सरफेस होता है वो पॉजिटिव होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये बादल का ये ग्राउंडेड पार्ट है जो नीचे की ओर है, इसमें देख रहे हैं माइनस होता है, तो मैं प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ये तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगता है इसी की ओर। तो ये बहुत ही खतरनाक गर्जन होती है। गर्जन क्यों, आवाज़ क्यों होती है, जब हम लोग देखते हैं कोई चीज़ गर्म है, गर्म चीज़ है, उसको हम ठंडे में डाल देते हैं तो छनछनाहट की आवाज़ की जैसा हो जाता है।
इसी तरह क्यों छनछनाहट की आवाज़ आता है? क्योंकि संसार में सभी चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करना चाहती है, यानी कि बैलेंस रहना चाहती है, संतुलित बना रहना चाहती है। यदि वो ठंडा है, अधिक ठंडा है, तो जो ठंडे है अधिक गर्म है, तो वो जो ठंडे है उसके तुलना में वो दोनों बराबर होना चाहता है, तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता है। इसके वजह से आवाज़ आती है। और जितना अधिक वो गर्म रहेगा और जितना अधिक ठंडे में जाएगी उतना अधिक तेज़ी से आवाज़ देगी। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये लाइटनिंग यानी कि जो बादल से ग्राउंड की ओर जाती है, लाइटनिंग उत्पन्न होती है, अट्रैक्ट होती है बादलों से, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये लगभग बहुत ही पावरफुल होता है। अब देखते हैं कि ये वोल्टेज इसका देखते हैं पावरफुल कितना होता है। ये वोल्ट देख रहे हैं कितना 10 करोड़ वोल्ट रहता है, यानी कि 10 मेगावाट या वोल्टेज रहता है। और हमारे घर में कितना 220 वोल्ट का अगर झटका लग जाता है, 220 वोल्ट का झटका लग जाता है तो आदमी को तौबा मच जाता है। और लगभग हमारे एसी कूलर में 6 एम्पियर पे चल जाता है। 6 एम्पियर पे यहाँ कितना 10,000 एम्पियर होता है इसमें। और ये हीट कितना होता है, इस गर्म कितना कर सकता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना 27 डिग्री सेल्सियस ये गर्म कर सकता है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है बहुत कम समय के लिए रहता है। कितना सेकेंड के लिए रहता है 0.0005 सेकेंड तक इसका टाइमिंग होता है। टाइमिंग कम होने की वजह से ये हम लोगों को खतरा तो देता है। यदि टाइमिंग अधिक रहता तो बहुत चीज़ों को विनाश कर देता, बहुत सारा कुछ विनाश हो जाता। अब 2-3 बातों को याद रखना है कि इसका वोल्टेज 10 करोड़ होता है, 10 मेगा वोल्ट। और करेंट का जो एम्पियर होता है 10,000 एम्पियर होता है। और हीट ये कितना हीट तक देता है 27,000 डिग्री सेल्सियस तक देता है। इसका टाइमिंग कितना होता है 0.005 सेकेंड तक होती है। हमें कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। जब तेज बिजली की कड़क की आवाज़ आए, गर्जन की आवाज़ आए, तो हमें सतर्क होना चाहिए। क्या सतर्क होना चाहिए? हमें किसी भी पेड़ के नीचे आके खड़े नहीं होना चाहिए। पेड़ के नीचे होके खड़े नहीं होना चाहिए। एक एरिया इसका एरिया होता है, रेंज होता है। अगर यहाँ हम लोग जानते हैं कि क्या ये पेड़ है तो पेड़ का ही सरफेस होगा, वो सरफेस ऊपर की ओर होगा तो यहाँ प्लस चार्ज होगा। यदि हम यहाँ खड़े हैं तो पेड़ हमसे ऊंचाई पे है तो इसमें जल्दी अट्रैक्शन होगा। इसकी ऊंचाई होने की वजह से इसमें जल्दी अट्रैक्ट होगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कच्चे पेड़ विद्युत का सुचालक होता है, तो एक तरह की ये विद्युत है, तो ये करंट है। ये करंट तो यहाँ तो जनरेट होगा करंट। तो यहाँ से अगर हम पेड़ के नीचे हैं तो यहाँ जो झटका अधिक लगेगा। और इसका एक रेंज होता है करीबन 15 मीटर तक इसका रेंज होता है। 15 मिनट तक स्टेप वोल्टेज जिसको कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम खड़ा हैं तो यहाँ अधिक वोल्टेज है, झटका लगेगा। और यदि हम दूर में हैं, यहाँ तक है, तो झटका का अनुभव थोड़ा कम होगा इसकी तुलना में। यदि इस रेंज से हम बाहर आ जाते हैं तो हमें झटका का अनुभव नहीं होगा। तो पेड़ के नीचे हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब तेज गर्जन हो रही है और बारिश हो रही है उस समय कभी भी नहीं पेड़ के हम पानी से की बूंदों से बच जाए, नहीं, आप अपना जान गंवा सकते हैं। क्योंकि पेड़ वो उसका सरफेस ऊपरी चार्ज अधिक होता है, सरफेस अधिक होता है। इसके वजह से सिर्फ ये जो बिजली का धारा है उसको ये अपने ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इसकी वजह से ये तेजी से अपने ओर खींच लेती है। इसीलिए पेड़ के नीचे कभी आसपास नहीं रहना। देखिए स्टेप क्या होता है, स्टेप बोल रही है। यहाँ तार गिरा हुआ है, इस तार को देख रहे हैं गिरा हुआ है। इस तार के माध्यम से समझते हैं तो ये गिरा हुआ है, देख रहे हैं ये गिरा हुआ है। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर अपना पैर रखता है, किसी खड़ा हो जाता है तो उसको बहुत तेज़ी से झटका, उसकी मौत भी हो सकती है। और करीबन 15 मीटर के बाद उसकी जो होती है इस तार में जो वोल्टेज होती है उसको डिक्रीज होने लगती है। हमें टावर के नीचे भी नहीं होना चाहिए। टावर के नीचे भी नुकसान कर सकता है, इसका भी नहीं चाहिए। इसके आसपास भी नहीं होना चाहिए टावर के। यदि आप बारिश में छाता लेके जा रहे हैं तो
तो छाते का जो डंठल है लोहे का नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर डंठल है तो क्या होगा, ये सरफेस है, इसके वजह से अट्रैक्ट होगा और आपको इस डंठल के जगह से झटका लग सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति को बिजली झटका लगता है, इस तरह तड़ी वज्रपात का झटका लगता है, लाइटिंग स्ट्राइक का झटका लगता है और ये बच जाता है, तो इस तरह का ये पहचान रह जाता है। अब तक तो हम देखें कि कितना नुकसान होता है, क्या कैसे कैसे से हम नुकसान हो सकता है, किस तरह रहने से आप किससे बच सकते हैं, इसे देखते हैं। अगर संभव हो सके, आप किसी कहीं जा रहे हैं सवार होके और तेज़ बारिश होने लगे, कार वगैरह में आप बैठे हैं, तो आप उसकी खिड़की दरवाजे पूरे बंद कर दीजिए, पूरे को बंद कर दीजिए और चुपचाप गाड़ी को खड़ा कर दीजिए और बैठे रहिए। और अपने हाथों को आप इसके इधर उधर मत कीजिए, इसके दरवाजे वगैरह नहीं, चुपचाप बैठे रहिए, तो आपको झटका नहीं लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, 12th क्लास में पढ़ना पड़ता है कि सरफेस जो चार्ज होती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह से बढ़ जाती है और ये नीचे की ओर चली जाती है। तो इस तरह से ये नीचे की ओर चली जाती है, तो यहाँ का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसके वजह से इसके अंदर जो बैठा है व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा। और यदि आप घर में हैं, गाड़ी वगैरह नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं और बारिश होने लगे, तो खुली टांग में बैठ जाना चाहिए और अपना शरीर को जितना हो सके अपने शरीर को छोटा करके बैठिए सरफेस। और इस तरह सिरा को इस तरह नेवा के टेढ़ा करके बैठ सकते हैं, इसको मोड़ के बैठ सकते हैं, जिससे सरफेस चार्ज के ये चारों तरफ बढ़ जाएगा और आपको झटका कम लग सकता है। आप लोग अगर यदि ग्रुप में हैं, अगर 3-4 व्यक्ति है, तो कम से कम 10-100 मीटर की दूरी पे 3-4 व्यक्ति हैं, तो तीनों 4 व्यक्ति को होना चाहिए। तभी अगर एक जगह होगा तो सरफेस चार्ज बढ़ जाएगा और इसके खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि अगर हमको इस तरह के झटके से बचने के लिए, तो घर का बनावट ये गुंबदनुमा होना चाहिए। इससे क्या होगा, सरफेस में चार्ज नहीं के बराबर रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नहीं के बराबर। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंडेड इस तरह से हो जाने के बाद ये क्या होता है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या हम लोग बच सकते हैं। और क्या रखना चाहिए, खिड़की दरवाजा सभी को बंद रखना चाहिए, जिससे हमें कम नुकसान और झटके का अनुभव नहीं हो। और इस तरह की लाइटिंग स्ट्राइक से या बिजली के इस झटके से बचना है, तो आप अपने घर के सामने एक बड़े सा रॉड खड़ा कर दीजिए। ये चाहे कोई भी चालक हो, खास करके तांबा का होना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक है। तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कुछ भी। और इसको ग्राउंडेड करके दूर लेके घर से, इसको घर के पास रखना चाहिए और इसको जो ग्राउंडेड करना चाहिए, ये घर से दूर लेके जाके अंदर ले जाके इसको ग्राउंड कर देना चाहिए, धरती पे इसको गाड़ देना चाहिए, जिससे कम झटका लगेगा। यही वज्रपात यही हो जाए, ये भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में देख रहे हैं कि यह हवाई जहाज़ जा रही है, इसमें देखिए, और ये बिल्डिंग है गिर रही है, देखिए तभी चालक का ये सब प्रभावित हो रहा है। इस तरह घटनाएं हम लोग को आस पास देखने को मिलता है। इसको